नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके लिए अवसर अपार, क्योंकि नया सवेरा में सर्वांगीण विकास की झलक हम दिखाते हैं भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आंचल और मेरे साथ है मेरी करीब कृतिका। सुप्रभात। पर आज के नया सवेरा बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर आएंगे। जहां बात हम भारत की करेंगे, प्रेस रिपोर्ट की करेंगे, आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे और साथ ही खेल जगत में क्या कुछ हुआ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। तो करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाती है बेहद ही खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। इसरो के खाते में आज जुड़ेगी एक और उपलब्धि। सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा से LVM-M6 मिशन के जरिए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का होगा प्रक्षेपण। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर की आज से ट्रेनिंग। 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच भी होगी अहम बैठक। आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंचे लीबिया के सेना प्रमुख समेत 4 अन्य की विमान हादसे में मौत। दोनों देश करेंगे दुर्घटना के कारणों की जांच। लीबिया के प्रधानमंत्री ने हादसे को बताया दुखद और दर्दनाक। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और बिगड़ते सुरक्षा हालात पर भारत सरकार बेहद गंभीर। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज की। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला में बनाई 2-0 की बढ़त। और आइए अब बात करते हैं भारत के स्पेस सेक्टर की, जो एक नया कीर्तिमान आज स्थापित करने जा रहा है। आज एक बार फिर स्पेस सेक्टर उड़ान भरने के लिए तैयार है। हमारे वैज्ञानिक नया इतिहास कृतिका लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल आंचल, और इसरो आज अब से कुछ ही देर बाद लगभग 8:54 पर एक 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। और ये मिशन अगली पीढ़ी का ऐसा संचार उपग्रह स्थापित करेगा जिससे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन जो है उन्हें हाई स्पीड वाली सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। आंचल, बिल्कुल। और इस कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मकसद क्या है? मकसद है कि जहां टावर नहीं है, फाइबर के स्पेस से सीधा स्टैंडर्ड स्मार्टफोन यानी जो 4G और 5G इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें मिल पाए। और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अगली पीढ़ी का सैटेलाइट है जो दुनिया भर के स्मार्टफोन्स को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड से जोड़ देगा। यानी सीधी सी बात यह है कि वो जो फोन में आपके 4 से 5 डंडे आप देखते हैं, जो कभी कभी अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, उस नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सैटेलाइट कहीं हद तक मददगार साबित होगा। बिल्कुल, इसकी अपने आप में कई खासियत भी है और इसे आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बेहद ही खास बताया जा रहा है। अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या कुछ है इस सैटेलाइट की और किस तरीके से ये आगे आने वाले इस समय में हम सभी की मदद करेगा, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो दूर दराज के क्षेत्र है जहां पर टावर नहीं लग सकते वहां पर भी ये इंटरनेट सेवाएं पहुंचाएगा। इसकी अगर खासियत की बात करें तो सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक ग्लोबल LEO कॉन्स्टेबल का हिस्सा और साथ ही अगली पीढ़ी का संचार सैटेलाइट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं सैटेलाइट में 223 स्क्वायर मीटर के फेज्ड एरे सैटेलाइट हैं, जिसमें 64 स्क्वायर मीटर का एंटीना है। और क्योंकि हम लगातार इसे बता रहे हैं कि अगली पीढ़ी का सैटेलाइट है, यानी आने वाली जनरेशन जेन जी जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट में 223 स्क्वायर फेज्ड एराज लगे हुए हैं। सैटेलाइट में 64 स्क्वायर मीटर का एंटीना लगा हुआ है ताकि ये आपके संचार को बहुत तरीके से अहम बना पाए और सीधे इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके मोबाइल फोन्स पर होगी, क्योंकि आज के दौर में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट से
कितना फायदा होने वाला है, आइए वो भी आपको समझाते हैं। आखिरकार सैटेलाइट से इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आएगी, क्योंकि आपके स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। लब्बो लुबाबे कि टावर अगर नहीं है तब भी आपका इंटरनेट सुचारू रूप से चलेगा। बिना टावर और फाइबर के स्पेस से कृतिका इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसा कि आप भी बता रही थी कि दूर दराज के इलाकों में भी आपको 4G के साथ साथ अब 5G की सुविधा भी मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जैसे गांव क्षेत्र और दूर दराज के क्षेत्र जो है, या जो पहाड़ी इलाके खासतौर पर, वहां पर टावर नहीं है और जहां पर लगाए जा रहे हैं वहां पे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं बेहद ही खास होने जा रहा है और 4G 5G नेटवर्क पर कॉल, मैसेज, तेज डाटा सब कुछ ट्रांसफर संभव है। स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल भी अब आगे आने वाले समय में इसके जरिए की जा सकेंगी। तो बेहद ही खास ये सैटेलाइट जो आज उड़ान भरने के लिए तैयार है। और ख़ास तौर पर आप समझ सकते हैं कि जिन दूर दराज इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में ख़ास तौर पर जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस सेक्टर में, हम समझते हैं कि उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करना अपने आप में बहुत ज़्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है। उन मुश्किलों से निपटने के लिए भी ये सैटेलाइट बहुत मददगार साबित होगा। और रितेश रंजन इस वक्त सीधे श्रीहरिकोटा से जुड़ गए हैं। रितेश, स्पेस सेक्टर जब हम भारत की बात करते हैं तो वैश्विक पटल पर कई कीर्तिमान जो है वो गढ़ चुका है। ऐसे में आज का ये सैटेलाइट प्रक्षेपण किस तरह से युगांतकारी बदलाव लेकर आएगा संचार की दुनिया में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत की वैश्विक निर्भरता बढ़ती जा रही है। अमेरिका जैसा देश भारत के इसरो का उपयोग कर रहा है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, बड़ी बात है। जबकि अमेरिका के पास नासा है, फिर भी वो अपनी सैटेलाइट को भारत से लॉन्च कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में और हम एक नया मकाम हासिल करने जा रहे हैं। ये रही बात ये LVM-3 व्हीकल की, जो रॉकेट जिसके जरिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, इसने कई बाहुबली सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का वेट जहां 6100 kg बताया जा रहा है, ऐसे कई, इससे पहले भी हमने नवंबर के महीने में एक बाहुबली सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस LVM-3 ने LVM-3 ने इससे पहले चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया है। तो बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे फोन, जब हम जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं या फ्लाइट में सफर करते हैं, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। अभी हाल में ही सदन में एक चर्चा के दौरान DMK नेता दयानिधि मारन ने भी इसका जिक्र किया था टेलीकॉम मंत्री जी से। तो अब ऐसे सैटेलाइट लॉन्च, हालांकि ये सुविधा भी फिलहाल अमेरिका के वासियों को मिलने वाली है, US के निवासियों को मिलने वाली है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे वैज्ञानिक और हमारा इसरो जो है इसमें पीछे नहीं रहने वाला है। आने वाले दिनों में हमें भी, भारतीयों को भी ये सुविधा मिलेगी। और इस बात, सबसे बड़ी बात है कि सैटेलाइट के थ्रू मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। तो जो हम लोग देखते हैं ना, पारंपरिक वो जो सैटेलाइट फोन यूज करते हैं जिसमें जो बड़ा सा होता है, एंटीना लगा होता है, तो ये इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी आने वाले दिनों में। ये बहुत बड़ा कदम है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। अब बिल्कुल रितेश, और खास तौर पर ऐसे जगह पर जहां पर टावर नहीं है और टावर नहीं लगाए जा सकते, खास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के लिए खास तौर पर कहीं ना कहीं काफी अच्छा, बेहतरीन रहेगा। और जो युवा वहां पर है उनके लिए भी काफी मददगार साबित होगा आगे आने वाले समय में। रितेश, हाँ जी, और युवाओं के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रयोग है, ये फिलहाल जो है LVM-3 व्हीकल ने जो है ये तीसरा कॉमर्शियल जा रहा है, सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, जिसमें से पहली बार ये हमने अमेरिका के लिए किया है और इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और इससे पहला जो हमने पिछली बार जो मैंने जिक्र किया था बाहुबली, वो भी कम्युनिकेशन के लिए था। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत ही नहीं, कई और देश नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और अभी इसकी बात बता दूं, जो AST जो कंपनी है, जो जिसकी सैटेलाइट है ये ब्लूबर्ड, तो ये कंपनी जो है अभी तक इसने 5 ऐसे सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन का है। आने वाले दिनों में, और ये जो है नेक्स्ट जनरेशन की सैटेलाइट है, और आने वाले दिनों में कंपनी के जो आधिकारिक विज्ञप्ति से जानकारी मिल रही है, ऐसे 45-60 लॉन्च होने वाले हैं आने वाला। और ये 2026 तक का इनका टारगेट है इसे लॉन्च करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक अभी यहाँ लॉन्च हो रहा है ये सैटेलाइट, 1-1.5 महीने पहले ही, जब हम नवंबर महीने में आए थे, तभी मुझे जानकारी मिली थी कि ब्लूबर्ड सैटेलाइट यहाँ आ चुका है।
उस लगभग 1 महीना हो चुका था, तो 2-2.5 महीने में ये लॉन्च हो रहा है और साफ अभी तौर एक पर ऑलरेडी चला गया फ्लोरिडा। बिल्कुल, स्पेस से जब हम कनेक्टिविटी को सुधारने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला और निचली कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसे हम समझें तो इसका महत्व उस लिहाज से क्या है? देखिए, अभी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ये फायदा होगा कि ये सबसे भारी सैटेलाइट को जब हम लोअर ऑर्बिट में सेट करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे कई प्रयोग हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि आईआईटी के साथ मिलकर के इसरो काम कर रहा है, कई ऐसे प्रयोग हैं और उनके साथ जो सैटेलाइट और जो टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है उसे लोअर ऑर्बिट में ही सेट करने की बात की जा रही है। तो आने वाले दिनों में वैज्ञानिकों को ये सुविधा मिलेगी और ये सब चीजें हमें एक्सपीरियंस दे रही हैं कि हम कैसे कितने आसानी से और क्या डिफिकल्टी और क्या चैलेंजेस को फेस करते हुए सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो हमें सीखने को मिल रहा है वो आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी होगी उसको स्थापित करने में हमें काफी आसानी रहेगी। और साथ ही अगर हम इसमें देखें रितेश, जब इस तरह के तमाम जो सफल प्रक्षेपण होते हैं ये कहीं ना कहीं PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी रास्ता खोलते हैं। अलग अलग मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ जो है हम मानते हैं कि इसरो एक कोलैब करना चाहता है। उस लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं आज के इस प्रक्षेपण को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है इसने लॉन्च से पहले ही 50 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क से टाई अप कर रखा है और जिनके पास 3 बिलियन से भी ज्यादा कंज्यूमर्स हैं। तो देख लीजिए कि ये सैटेलाइट लॉन्च से पहले इनके पास है। तो हमारे पास जब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम एक नया मकाम स्थापित करने वाले हैं। और ये जब ब्लू बर्ड ने स्थापित किया है तो हमें हमारे जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं इससे कुछ सीख लेंगे और एक नेक्स्ट जनरेशन का जो है टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे और इससे आने वाले दिनों में हमें फायदा मिलेगा। और जो मोबाइल नेटवर्क इंडिया में है और उनके कंज्यूमर जो हैं उनको काफी फायदा मिलेगा इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए तो आज बेहद ही खास सैटेलाइट ये लॉन्च किया जाएगा जिसका समय है 8:54 और जब वो समय होगा तब आप तक हम सीधी तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल नए समय में जो बाकी अन्य तमाम खबरें हैं उनका रुख कर लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं DRDO से जुड़ी खबर की, जहां भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। DRDO ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम यानी आकाश NG के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इन परीक्षणों के साथ ही इस अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम के भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का रास्ता भी साफ हो गया। जी हां, परीक्षणों के दौरान आकाश NG मिसाइल सिस्टम ने अलग अलग तरह के हवाई खतरों के खिलाफ शानदार सटीकता दिखाई और इस प्रणाली ने तेज रफ्तार से उड़ने वाले कम ऊंचाई पर आने वाले लक्ष्यों के साथ साथ लंबी दूरी और अधिक ऊंचाई पर मौजूद टारगेट्स को भी बेहद प्रभावी तरीके से भेदा। आकाश NG पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से लैस है और इसमें देश में ही विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी लगाया गया है जो लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है। इसके साथ ही ड्यूल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया जो मिसाइल को ज्यादा ताकत और बेहतर नियंत्रण देता है। इस सिस्टम में इस्तेमाल किए गए रडार और कमांड एंड कंट्रोल C2 सिस्टम भी पूरी तरह स्वदेशी हैं, जिससे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को और मजबूती मिलती है। तो कम ऊंचाई को लेकर इंटरसेप्ट करने की ताकत रखेगा स्वदेशी आकाश NG मिसाइल। और बाकी छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे फिर पश्चिम बंगाल, करेंगे चर्चा की SIR को लेकर आखिरकार फिर एक बार क्यों परेशान है ममता बनर्जी। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, जो मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवाल में। बढ़ते आगे, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न सिर्फ SIR के विरोधी हैं बल्कि इससे जुड़ी हर प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ते नजर आते हैं। वही तमाम चुनौतियों के बीच चुनाव अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं और इसी के तहत आज से निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुनवाई के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग शुरू करेगा। हमने आपको बताया था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी ताकि इस पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से किया जा सके। और पहले चरण में कुल अगर देखा जाए तो 31,18,424 लोगों की सुनवाई की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए करीबन 4,000 से ज़्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, और इसमें हर सुनवाई केंद्र पर 11 टेबल होंगी जहां हर रोज 1650 लोगों की सुनवाई की जाएगी। आयोग ने हालांकि पहले ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सुनवाई पंचायत कार्यालय या फिर नगर पालिकाओं में नहीं होगी, बल्कि इसके बजाय ये नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में स्थित अन्य सरकारी भवनों में आयोजित की जाएगी। और जब तृणमूल कांग्रेस ने सुनवाई के स्थानों को लेकर सवाल उठाया तो विशेष रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने कहा कि सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालय में ही जाना पड़ता है। खासतौर पर जिन मतदाताओं का जो मिडिल नेम है यानी मध्य नाम, उसमें गड़बड़ी के कारण ड्राफ्ट लिस्ट से वो हटा दिए गए थे और उनके नाम सुधारने का प्रस्ताव CEO ऑफिस की तरफ से आयोग को भेज दिया गया। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आने की जरूरत नहीं होगी। मिडिल नेम जैसे किसी का नाम किशन सिंह गुप्ता है तो मिडिल नेम अगर सिंह है, अगर उसको लेकर कोई परेशानी है तो इसका प्रस्ताव भेजा गया है और खुद कार्यालय जाकर आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है इसे उन्हीं के लेवल पर सॉल्व कर लिया जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर नए साल की शुरुआत की बात की जाए तो उसमें चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ जो ये बैठक है वो 5 जनवरी को होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती और उनके उपयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इस बार का चुनाव कितने चरणों में कराया जाए इस पर भी विचार विमर्श होने की पूरी संभावना है। इस बैठक में राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। पिछले दिनों इनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी हुए थे। तो चुनाव आयोग की अहम बैठक 5 जनवरी 2026 को होनी है। विधानसभा चुनाव है अगले साल। जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो ऐसे में SIR की प्रक्रिया जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है उसे लगातार चुनाव आयोग सतर्कता, सजगता और पारदर्शिता के साथ कर रहा है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो मतदाता हैं जो वाकई में वोट डालने के संवैधानिक अधिकार के अधिकारी हैं वो ही वोट बूथ तक पहुंचे और अपने मत डालने का प्रयोग करें। और कोलकाता से ही हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, हम लगातार कई बार चर्चा कर चुके हैं हमारे कई कार्यक्रमों में कि माइक्रो और ऑब्जर्वर्स की जो नियुक्ति है वो चुनाव आयोग का एक बहुत अहम कदम है। ऐसे में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति SIR की प्रक्रिया को और कितना पारदर्शी और अहम बना रही है, क्योंकि वहाँ पर जो तमाम लोग हैं जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स उनकी मुश्किलों को हल करते हुए नजर आ रहे हैं।
अचल कृतिका, देखिए ये फेज की, ये चरण की जो ये स्टेप लिए जा रहे हैं, ये काफी अहम है, क्योंकि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स का रोल है वो काफी स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने। पहला तो उन्होंने कहा है कि जो भी एनुमरेशन फॉर्म डिजिटलाइज हुआ है आप सबको जांच करेंगे। दूसरी बात कहा गया है कि जब ये हियरिंग चलेगी, सुनानी के वक्त जब लोग डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, क्योंकि सरकार, यहाँ के सरकार ने तो कहा है कि मे आई हेल्प यू कैंप होगा और आपको जो भी दस्तावेज चाहिए हम बनवा देंगे। तो ये जो दस्तावेज बनवाने का जो प्रक्रिया राज्य सरकार शुरू किए हैं, वो दस्तावेज जब इनको मिलेगा, वो दस्तावेज कितनी हद तक सही है उसका एकदम लिंकेज ढूंढने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर को कहा है। क्योंकि अगर मानिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेता है, तो कोई डेथ सर्टिफिकेट लेता है, और भी जो दस्तावेज है, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ऐसा कोई दस्तावेज लेते हैं, तो उसको जांच करेंगे, उसका जो लिनिएज है उसको पीछे जाके देखेंगे कि ये बाकी सही है या नहीं। तीसरी बात ये है कि जब हियरिंग चलेंगे तो इनकी निगरानी में चलेंगे। एईआरओ जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ये ऑब्जर्वर के तहत काम करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है। और इसी बात को लेके तो सीएम ममता बनर्जी परसों जब उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम में यहाँ पे सभा किया था, यही बात को लेकर उन्होंने कहा है कि सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स लाया जा रहा है, बाहर से लाया जा रहा है। तो आज जो ट्रेनिंग होगा नजरुल मंच में, वहाँ हम ये भी देखेंगे कि ये लोग असल में कहाँ के रहने वाले हैं, बंगाल के हैं या फिर बाहर के हैं। अगर बंगाल में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑफिसेस है, अगर उन्हीं के कर्मचारी है, तो ये तो बेबुनियाद हो गई जो सीएम ममता बनर्जी ने बोला था। और यही इसके साथ साथ और एक बात है कि जैसे यहाँ के सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इनका अता पता सब जांच कीजिए, अपने दल के जो कार्यकर्ता है उनको कहिए कि कहाँ ये रहते हैं, इनके फैमिली में कौन कौन है, ये सारी बातें जो जांच करने के लिए पर खोज लगाने के लिए बोले हैं, ममता बनर्जी ने बोली है। तो उसके तहत माइक्रो ऑब्जर्वर्स में क्या रिएक्शन है वो भी देखना पड़ेगा। चलिए, तो हम मानते हैं कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं वो तमाम जो मतदाता हैं उनकी सुनवाई में उनकी मदद करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग की जो बैठक होने वाली है 5 जनवरी को, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया समय में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां बांग्लादेश में अशांति, हिंसा के बीच अब सियासत किस करवट बैठेगी ये अभी फिलहाल पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि मौजूदा अंतरिम सरकार पर कई गंभीर आरोप उनके विरोधी लगा रहे हैं। और इसी तनातनी के बीच तारिक रहमान इस समय सुर्खियों में है। बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद कल लंदन से लौट रहे हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारिक रहमान, उनकी मां खालिदा जिया, उनके भाई को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएनपी तारिक रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में सबसे कम उम्र का कैदी बताया जाता है। अगस्त 2004 में ढाका में आवामी लीग की रैली के दौरान ग्रेनेड हमले में 24 लोगों की मृत्यु हुई। इस हमले में शेख हसीना भी बाल बाल बच गई थी। इस मामले में तारिक रहमान का नाम भी आया था। उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि बीएनपी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया था। रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था। बीमारी के इलाज के लिए रहमान को लंदन जाने की इजाजत मिली थी। इधर शेख हसीना के देश छोड़ने से उत्पन्न राजनीतिक खालीपन, आवामी लीग पर बैन, बांग्लादेश में कट्टरपंथ, जमात इस्लामी के बढ़ते असर, पार्टी प्रमुख खालिदा जिया की बीमारी और 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले रहमान का बांग्लादेश लौटना काफी अहम बताया जा रहा है। बिल्कुल, अगर इस दौरान हम देखें तो बीएनपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और नेताओं कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। इन सब के बीच शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन ने रहमान की वापसी का रास्ता खोल दिया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त नवल संघ परमार का, जो इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नवल संघ परमार, फिलहाल अगर हम देखें तो बांग्लादेश में अशांति तो नजर आ ही रही है और मोहम्मद यूनुस की जो कुर्सी है उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नवल संघ परमार, तो बांग्लादेश तो अभी काफी सारे इश्यू से जूझ रहा है। उसमें सबसे बड़ा इश्यू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है और इकोनॉमिक, वो सब तो इश्यू है ही, सालों से उनका इश्यू रहा है और उसमें तो बहुत बुरी तरीके से वहाँ यहाँ पे उसका जो हालत है।
लेकिन जो सबसे बड़ा अभी डेवलपमेंट होने जा रहा है हो रहा है वो है पॉलिटिकल जो है एक होड़ लगी है पार्टियों के बीच में और पॉलिटिक्स जो है चरम पे है। उसमें भी जब ये बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान वापस आ रहे हैं कल 17 साल बाद लंदन से, उसकी वजह से बीएनपी एक नए जोश में दिख रहा है और उनका रिसेप्शन वगैरह बड़े पैमाने पे प्लान किया गया है। उसी को चलते और साथ में जो है उनके जो राइवल ग्रुप है अभी जो पॉलिटिकली तो जमात इस्लामी और इस्लामी पार्टियां है तो उनमें भी कहीं ना कहीं अपना जो टर्फ बचाने के लिए और एक्सपांड करने के लिए कोशिश जारी है। उसी बीच एक जो सरप्राइजिंग स्टेटमेंट कल रात को आया है वो है नाहिद इस्लाम, स्टूडेंट लीडर है, जो प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर जो शेख हसीना के खिलाफ कोटा मूवमेंट चली उसमें लाइमलाइट में आए थे और अभी जो नेशनल सिटीजन पार्टी जो है उसके कन्वेनर है और माना जाता है कि ये पार्टी है यूनुस के बैकअप से और उसके जो विजन और जो है वो यूनुस का है और डॉक्टर यूनुस के सबसे करीबी लोगों में से एक माना जाता है नाहिद इस्लाम को। और उनका एक स्टेटमेंट आया कल कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता है और वोटर है उनके जो पॉलिटिकल सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है उसको रिस्टोर करने के लिए वो सपोर्ट करेंगे। तो और उससे पहले दोपहर में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी आर ट्राइंग, दोनों जो है दोनों में आवामी लीग के वोट को लेके होड़ मची हुई है। आवामी लीग को आफ्टर अगस्त 2024 उसको बैन किया गया है। तो आवामी लीग सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है शेख हसीना का पार्टी, उसका जो वोटर्स है वो बैन पार्टी का वोट के लिए होड़ लगी है। लेकिन नवल ऐसे में जी तारिक रहमान का बांग्लादेश लौटना और जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, जहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जहां पुलिस आर्मी बेबस नजर आ रही है, यूनिस सरकार कुछ कर नहीं पा रही और आने वाले साल में बांग्लादेश में चुनाव है जहां जनमत संग्रह और चुनावी प्रक्रिया को एक ही दिन कराना बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी, यहाँ का जो चुनाव के लिए जो माहौल लॉ एंड ऑर्डर का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है, वो तो मानना पड़ेगा। क्योंकि मेन चीज जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लाइक पुलिस आर्मी जो भी है उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल और उनको एक जिम्मेदारी के साथ साथ अथॉरिटी भी जरूरी होता है। और जिम्मेदारी पुलिस को दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, लेकिन यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो अथॉरिटी होना चाहिए वो नहीं है पुलिस फोर्स के पास। तो उसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर कुछ गलत हो गया तो उनके ऊपर आएगा ऐसा सोच के पुलिस किनारे रहती है और यूनुस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अथॉरिटी नहीं दे पा रहा है क्योंकि यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को जिस पॉलिटिकल गुट के समर्थन से वो सत्ता में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में इंटरनल टर्फ वॉर चल रहा है। एक इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट पार्टियां है और दूसरी तरफ बीएनपी है, जिन लोगों ने यूनुस को सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से वो इंटरिम सरकार के मुखिया बने बैठे हुए। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां है, स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बीच में अभी तनातनी चल रही है, उनके बीच में होड़ मची हुई है। जैसे नाहिद इस्लाम ने बोला कि आवामी लीग के वोट के लिए बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच में हरीफाई चल रही है। उसी बीच नाहिद इस्लाम जो यूनुस के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर है, उनका ये कहना है कि हम आवामी लीग के सिविक और पॉलिटिकल राइट्स जो है आवामी लीग के सामान्य कार्यकर्ता के उसको रिस्टोर करने में समर्थन देंगे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होता है तो इट मींस कि शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए फील्ड में आ सकती है। और अमेरिका की ओर से भी कोई एक स्टेटमेंट अभी डिटेल नहीं पता चला, लेकिन उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि अगर सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन करके रखोगे और उसके बाद इलेक्शन करवाओगे तो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे कह सकते हैं? पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं होगा। जब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप कंपटीशन से बाहर रख दोगे और फिर बोलोगे कि इलेक्शन हमारा फ्री एंड फेयर है, तो वो जो लोकशाही को सच में प्रमोट करने वाली जो संस्था है, लोग है, उनके लिए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, वो एक टाइप का डमी इलेक्शन होगा। बिल्कुल। और नवल सिंह परमार, सीधे तौर पर हम देखें तो इसको लेकर हाल ही में शेख हसीना ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने इससे जुड़ी हुई कई सारी बातों का जिक्र किया था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।
और वही बात एक बार फिर हम बांग्लादेश की ही करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी अब कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जगह जगह लोग यूनिट सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा, आक्रोश निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और इस दौरान भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी अपने देश लौट जाने के नारे लग रहे हैं। कई हिंदू संगठनों ने बीते कल नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें भोपाल, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता समेत कई शहरों में लोगों का ये गुस्सा देखा जा रहा है। आपको ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बांग्लादेश के विरोध में इस समय भारत में काफी गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। और साथ ही जो हिंदू युवक दीपू की जो हत्या की गई भीड़ के द्वारा, उसके विरोध में और सीधे तौर पर न्याय की मांग भी की जा रही है। और वहीं पड़ोसी देश में जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं और वहाँ की सरकार इस स्थिति को संभाल पाने में नाकाम साबित हो रही है, उसके बाद भारत सरकार की चिंता बढ़ गई, जिसका नतीजा ये कि विदेश मंत्रालय ने कल नई दिल्ली बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला को कल एक बार फिर तलब किया। ये एक हफ्ते के भीतर दूसरा मौका है जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी दूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम देखें तो भारत की तरफ से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब हाल ही में कल ही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर भारत में बांग्लादेशी राजनयिक मिशनों के बाहर हुई घटनाओं पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। विदेश मंत्रालय ने इस दौरान ये भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी उच्चायुक्त को ढाका में बिगड़ते सुरक्षा हालात और वहां स्थित भारतीय उच्चायुक्त को मिल रही संभावित धमकियों को लेकर भारत की गंभीर चिंता से अवगत भी कराया गया। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ कट्टरपंथी तत्व भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा चुनौती पैदा करने की खुलेआम बातें कर रहे हैं। तो साफ तौर पर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत भी उसको लेकर आक्रोशित है, रोष में है। और जो बांग्लादेशी उच्चायुक्त यहाँ पर हैं, उन्हें भी 2 बार तलब किया गया MA द्वारा। तो हालात बांग्लादेश में अस्थिर हैं, राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। चलिए अब बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या की, जहां जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जल्द ही एक बहुत अच्छी सौगात मिलने वाली है। यहाँ वो एक तरफ राम जन्मभूमि परिसर में शालिग्राम पत्थर की रामलला की मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे, तो उन्हें यहीं सोने के राम के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, कर्नाटक से लाई गई सोना, हीरा और अन्य रत्नों से जड़ित ये प्रतिमा संत तुलसीदास के मंदिर के पास स्थापित की जाएगी और इसका अनावरण समारोह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा और इसमें संत महंतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की भी संभावना है। ये प्रतिमा बेहद ही खास है क्योंकि इसका निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक शिल्पकला से किया गया। इस प्रतिमा का वजन लगभग 5 क्विंटल है और इसकी ऊंचाई 10 फीट जबकि चौड़ाई 8 फीट है। तो एक बार फिर से संत वहां पहुंचेंगे और ये बेहद ही खूबसूरत प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो जन्मभूमि में विराजेंगे सोने के राम, और वो कहते हैं कि राम से बड़ा माना जाता है आज के इस युग में भी राम का नाम। तो मेरे राम कर्नाटक से अयोध्या की तरफ, और भक्तों के लिए ये आह्लादित होने का मौका, आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह से सोने के राम की इस प्रतिमा को देखने का सुअवसर उन्हें प्राप्त होगा। भावनाओं और साथ ही साथ भक्ति का ये अद्भुत संगम हम देख पाएंगे अयोध्या में। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं नए स्वरों में और अब बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, देश के बड़े हिस्से में सर्दी और कोहरे का सितम जारी है, जहां उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 29 दिसंबर तक घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में 25 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। IMD की माने तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 28 दिसंबर तक कोहरे का असर
बना रह सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। तो पश्चिम बंगाल और साथ ही यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ में पूरे हफ्ते कोहरा छाए रहने की उम्मीद है और इसके साथ ही बर्फ से ढकी हुई ये आपको मनाली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर में मनाली इस वक्त लिपटा हुआ है और पर्यटक वहां पर पहुंच करके आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं, जब हम कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग, यानी आज देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 24 सितंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। बदलते समय की मांग के अनुसार अब मोदी सरकार में इस कानून को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। बिल्कुल, इस दौरान इसमें क्या कुछ खास है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून में और क्यों आपके लिए वरदान है ये कानून, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। अधिकार दिवस है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अवसर, जिसमें बदलते समय की मांग के अनुसार इसमें न सिर्फ बड़े बदलाव किए गए हैं, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा पहले से ज्यादा सुनिश्चित हुई है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले इस कानून को मोदी सरकार ने और मजबूत बनाया है ताकि आम आदमी के साथ कोई धोखा न कर सके। ये कानून सभी तरह के बाजार, किराना और दवा की दुकान, मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर जैसी खरीदारी पर लागू है। इस कानून के तहत ई कॉमर्स जैसी ऑनलाइन कंपनियों पर भी अब नियम सख्त बनाए गए हैं। जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड, ई मैप पोर्टल, विधिक माप विज्ञान सेवाएं, AI सक्षम द्वितीय राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और स्मार्ट मानक आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच अब उपभोक्ताओं को मिल रही है। अब यह कानून ऑनलाइन शॉपिंग पर भी लागू होता है, गलत और झूठे विज्ञापन पर रोक लगाता है, कंपनियों को सजा और जुर्माना देता है। अगर कोई कंपनी या बड़ा चेहरा झूठा विज्ञापन करता है तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। अब किसी भी तरह की धोखाधड़ी या कोई भी शिकायत के लिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन से 1915 पर कॉल करें या 1800-114-000 पर फोन करें या 8800-001915 पर व्हाट्सएप करें। आप मोबाइल कंप्यूटर से भी शिकायत ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसमें consumerhelpline.gov.in पर या edakhil.nic.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं। आज उपभोक्ता कानून पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर नुकसान 50 लाख रुपए तक है तो जिला आयोग में सुनवाई होगी। 2 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए राज्य आयोग में सुनवाई होगी और इससे ज्यादा राष्ट्रीय आयोग भी उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए है। यानी छोटे से छोटे ग्राहक की भी अब सुनवाई होती है। ऑनलाइन खरीदारी में सरकार की सख्ती पहले से ज्यादा हुई है। नकली रिव्यू डालना गलत है, झूठी सेल दिखाना अपराध है, गलत सामान बेचने पर अब कार्रवाई होती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का साफ संदेश है, बिल जरूर लें, जानकारी पढ़ें और अपने अधिकार जानें। अगर कहीं धोखा हो तो चुप ना रहें, शिकायत जरूर करें। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबार की जगत में हम क्या खास सुर्खियां लेकर आए हैं आपके लिए। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर।
खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों को लेकर हम हाजिर हैं प्रेस रिपोर्ट पे। और पहली खबर कृतिका, क्या हम साझा करें दर्शकों से? बिल्कुल, पहली खबर की अगर हम बात करें तो अपने दर्शकों तक हम पहली खबर पहुंचा देते हैं, जहां एनटीए सभी प्रवेश परीक्षाओं में अब चेहरा पहचान प्रणाली लागू करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसको लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि इससे प्रवेश परीक्षा जो है उनमें धोखाधड़ी जो हो रही है उसको रोकने में सीधे तौर पर मदद मिलेगी। चेहरा पहचान प्रणाली के तहत उम्मीदवार जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरेगा तो उसी समय चेहरे की आधार के जरिए पहचान भी की जाएगी, और जिन उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान आवेदन करते समय नहीं होगी वो भी आवेदन पत्र जमा करा सकेंगे। लेकिन इसके बाद में जब उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी उन्हें अपना चेहरा पहचान प्रणाली से ही गुजरना होगा, तभी वो परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो सीधे तौर पर एनटीए सभी प्रवेश परीक्षाओं में अब चेहरा पहचान प्रणाली लागू करने जा रहा है। बिल्कुल। और अगली खबर हम ले रहे हैं नव भारत से, और जो कहती है कि आपका अगला स्टेशन है मंडी हाउस। जी हाँ, ये खबर जुड़ी हुई है दिल्ली मेट्रो से, यानी कि रेल मेट्रो से, जिसको आज 23 साल हो गए हैं। यानी आज उसका हैप्पी बर्थडे हम मान सकते हैं। और इन 23 सालों में तस्वीर बदलती हुई नजर आई। हमने देखा कि पर्यावरण के लिहाज से लोग मेट्रो का सफ़र ज़्यादा तौर पर करते हैं। कई स्टेशंस को इसमें जोड़ा गया, कई ऐसे नए रूट्स जो थे उनको इसमें अलंकृत किया गया, और सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूती दी गई है। तो 23 साल की हो चुकी है मेट्रो, जहाँ पर हम 450 किलोमीटर पार के नेटवर्क पर पहुंच चुके हैं। और अपने आप में कई देशों के लिए मेट्रो परिवहन के लिहाज से बेहतर सुगम विकल्प का उदाहरण है। बिल्कुल, मेट्रो, और आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अपने ऑफिस और आने जाने के लिए मेट्रो का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पैसे की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर है एनपीएस से जुड़ी, जहां नए बदलावों से कर्मियों की जेब में अब अधिक रकम आने वाली है। जी हाँ, इसमें कई सारे बदलाव किए गए कि अब 85 वर्ष की उम्र तक आप एनपीएस में रह सकते हैं। पेंशन के लिए सिर्फ 20% ही रकम आप की जरूरी है। कई सारे विकल्प के तौर पर भी इसमें लाया गया है। किश्तों में अब आपकी जो राशि है आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं। इसके साथ ही एसयूआर सुविधा भी इसमें, और उसमें कई सारी सरकारी कर्मियों के लिए कई सारे विकल्प हैं। साथ ही जो निजी कर्मी हैं उनके लिए भी विकल्प इसमें लाए गए हैं। 4 बार आप आंशिक निकासी कर सकते हैं, यानी कि अपना जो पैसा है, इकट्ठा पैसा, उसको आप 4 बार निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही 60 के बाद भी आपके पास में निकासी का विकल्प इसमें उपलब्ध है। तो ये तमाम वो बदलाव हैं जो अभी हाल ही में एनपीएस ने किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं कर्मियों की जेब में अब ज्यादा पैसा आएगा। और जब हम ज़्यादा पैसे की बात कर रहे हैं तो अगली खबर जो है वो आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर मार्केट से जुड़ी खबर है, जहां कंपनी आपने आईपीओ निकालती हैं और ऑफर फॉर सेल, यानी कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से आप उनके कुछ शेयर्स खरीदते हैं, जिसमें आपकी भी भागीदारी उसमें होती है। अब इसमें होता क्या है कि आईपीओ ने 2025 की अगर बात की जाए तो करीबन 1.76 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके अमूमन अगर देखा जाए तो आईपीओज में भी लोगों की जो निवेश की सोच है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसी कंपनीज जो स्टार्टअप के लिहाज से सामने है, जैसे लेंसकार्ट की अगर बात की जाए या अन्य कई कंपनीज का मैं अगर मैं नाम लूँ तो मीशो है, फिजिक्स वाला, इन्होंने भी अपने आईपीओज खोले, जिसमें जो निवेशक हैं उसने दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में 10% से ज़्यादा रिटर्न बढ़ता हुआ नजर आया जब हम 2025 की बात करते हैं, और इसीलिए करीबन 70 कंपनी से बहुत पॉजिटिव रिटर्न की उम्मीद की गई, और ऐसा हुआ भी। 2025 की जब हम बात करते हैं आईपीओ मार्केट काफ़ी गुलजार नजर आया निवेश के एक विकल्प के तौर पर। तो इन तमाम अखबारों की खबरों के बाद अब दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ लिए चलेंगे आपको, और अंदाज रहेगा फटाफट। तुर्की में भीषण विमान हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत अन्य 4 की मौत हो गई। लीबियाई प्रतिनिधिमंडल तुर्की की राजधानी अंकारा से आधिकारिक दौरे के बाद अपने देश लौट रहा था। तो लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दिबेबा ने इस घटना को दुर्घटनापूर्ण और बेहद दुखद बताया। कहा यह लीबिया के लिए एक बड़ी क्षति। हादसे के बाद अंकारा एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से किया गया बंद, कई उड़ानों को अन्य स्थानों पर किया गया डायवर्ट, और लीबिया और तुर्की दोनों देश इस घटना की करेंगे जांच। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने समुद्री डकैती और नाकाबंदी को बढ़ावा देने या फिर उसके वित्त पोषण करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून पारित किया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है।
और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं कारोबार जगत का बिजनेस ब्रीफ में फटाफट अंदाज में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि जी से खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के वाणिज्य एवं औद्योगिक परिदृश्य पर सार्थक चर्चा की। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। ये बातचीत जल्द ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में गहरी बाजार पहुंच मिल पाए। कोयला मंत्रालय के अनुसार वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 14वें दौर में उसे 24 कोयला ब्लॉकों के साथ 49 बोलियां प्राप्त हुई हैं। खबरें देखते हैं अब खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है और इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का लोगो, थीम सॉन्ग और मस्केट मोरवी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में लॉन्च किए गए। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 सत्र से पहले भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया है। 25 वर्षीय रोड्रिग्स ने हाल ही में ICC महिला विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। बेंगलुरु पुलिस ने स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने कहा कि शहर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। और चलिए नए स्वरों में आगे बढ़ते हुए अब खेती किसानी से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं आपको कृषि जगत में। तो देश के किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए रबी सीजन इस पर अच्छी खबर लेकर आया। रबी सीजन 2025-26 में खेती का दायरा बढ़ रहा है। जी हाँ, इसमें अगर खासतौर पर हम देखें तो तिलहन फसलों में सरसों किसानों की पहली पसंद बनकर उभरी है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। किसान कल्याण विभाग द्वारा 5 दिसंबर 2025 तक जारी रबी फसलों की प्रगति रिपोर्ट बताती है कि रबी सीजन 2025-26 में खेती का दायरा तेजी से बढ़ा है। इस साल अब तक देश भर में 536.76 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 24 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान गेहूं, दाल और तिलहन फसलों का रहा है। अगर तिलहन फसलों की बात करें तो किसानों का झुकाव इस बार साफ तौर पर सफेद सरसों की ओर नजर आया। देश में कुल तिलहन फसलों का रकबा बढ़कर 89.79 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल से 2.70 लाख हेक्टेयर अधिक है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ सफेद सरसों के क्षेत्रफल में 3.51 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सरसों की बुआई सबसे ज्यादा हुई है, जो देश में कुल उत्पादन में लगभग 45 से 49% का योगदान देता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए रबी सीजन 2025-26 में निःशुल्क मिनी किट का वितरण किया था। इन किट्स में सरसों, चना, मटर और मसूर के उच्च गुणवत्ता वाले शोधित बीज शामिल थे। केंद्र सरकार भी घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन यानी NMEO-OS को मंजूरी दी है। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में पाम तेल मिशन के साथ आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर लगभग 28% तक लाना है। तिलहन मिशन मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मिशन के तहत भारत के प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। सरसों की ये लहलहाती फसल किसानों की मेहनत का नतीजा है। अगर किसान आधुनिक तकनीक, सही प्रबंधन और केंद्र सरकार की योजनाओं पर अमल करें
तो इस खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राइंदर के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, नोएडा। चलिए, तो अब बात करते हैं आपकी और हमारी फिटनेस सेहत की, और हमारा सेगमेंट खास है ये फिटनेस मंत्र, जहां हम जानेंगे आज यौगिक क्रियाओं को लेकर जिन्हें अपनाने से सर्दी जुकाम की समस्या में मिलता है आराम। देखिए इस खास सेगमेंट के जरिए। आपको नज़ला हो चुका है, यानी कोल्ड हो चुका है जिसे हम कहते हैं, या आप नहीं चाहते कि कोल्ड या नज़ला हो, उस स्थिति में भी, यानी प्रिवेंशन के रूप में भी, क्योर के रूप में भी, जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। आज हम सीखेंगे विरेचन गति, लेकिन विरेचन गति के भी सभी स्टेप्स, ताकि जितनी भी ब्लॉकेज है वो हमारी निकल जाए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि योग मजा है, सजा नहीं, इसलिए अपने साथ ज्यादती हमको बिल्कुल नहीं करनी। जब आप क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो जितनी शरीर की क्षमता है उतनी कीजिए, बहुत अधिक करने का प्रयास नहीं करें। विरेचन गति के पहले स्टेप में हम इस प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। आप इसे सीधे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, तो आप इसे कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, पर अपनी रीढ़ को, अपनी कमर को सीधा रखिए। हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और 90 डिग्री के एंगल पर अपने हाथों को ले आइए। सांस भरते हुए हाथों को खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इस प्रक्रिया को हमें दोहराना है। एक बार देखिए, मुंह बिगाड़े बिना, बहुत प्रेशर लगाए बिना कैसे करना है। ऐसा कम से कम 25 बार कीजिए। 25वां सांस पूरा बाहर छोड़कर दोनों हाथों को खोलकर, तीन बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। यह है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका यानी दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना और बाएं से विरेचन करना। इसको भी 25 बार कर लीजिए। हाथ वापस ले आइए, फिर 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को यानी बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और राइट से यानी दाएं से विरेचन करना। इसको भी 25 बार कीजिए। हाथ को वापस ले आइए, फिर 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, और अंतिम स्टेप में हम दाएं हाथ के ही अंगूठे और तीसरी उंगली से इसे चिमटा जैसा बना लेते हैं, और उससे हम अपने दोनों स्वरों को कंट्रोल करते हैं। पहले आप बाएं से सांस छोड़ेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फोर्सफुल एक्सलेशन होगा। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो इतनी सूक्ष्म होगी कि पता ही नहीं चलेगा हमने कब बीच में सांस ले ली। एक बार देखिए। इसको भी 25 बार दोहराइए। हाथ वापस ले आइए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए। विरेचन गति के ये चारों स्टेप्स यदि आप करते हैं तो नज़ला होगा नहीं, और अगर होने की बात करते हैं तो जितना मल है वो निकल जाएगा, पर हमें अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है। रुमाल लीजिए, जो मल निकल रहा है उसे साफ करते रहिए। दूसरा काम आप ये करेंगे कि रात्रि में सोने से पहले भगोने में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा अजवाइन डालिए और उसको उबलने दीजिए, और फिर ऐसे टॉवल लेकर के उसकी स्टीम लीजिए, जितनी गहरी ले सकते हैं, तो जितना भी जमा मल है वो निकल जाएगा। गुनगुना पानी पीजिए। हमारा हरिकोटा, जहाँ ब्लू बर्ड ब्लॉक की अगर बात की जाए, जिसका प्रक्षेपण जो है वो अब शुरू होने वाला है। The Shar tracking station closer to the liftoff. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर हैं। Stand by for the time mark. T-1 minute. दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, T-8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे, और T0 पर S-200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 40 seconds away from T0. The viewers may watch out for the swing out of the cryo arms, and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. VSPP open. -25 seconds. -20 seconds. Ignition arms down. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S-200 motors ignited.
P1 tracking. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The P1 rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S-200 motors. Plus 1 minute. Shato is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S-200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपने उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S-200 boosters. Both S-200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S-200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S-200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage L110 is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shah and Port Blair ground stations continue to acquire data. L110 stays separated.
Cryostage ignition command. Cryostage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryostage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C-25 is powered by CE-20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं, जो विस्तृत होकर लगभग 2400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे। इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है। यह 4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने में सक्षम होंगे और वर्तमान में यह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2
एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। The Bluebird Block 2 communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload the LVM-3 rocket has so far carried. The satellite is a part of the next generation of Bluebird communication satellites designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. Cryostage performance normal. This constellation of satellites will enable 4G and 5G voice and video calls, texts, streaming and data for everyone, everywhere at all times. It features a 223 square meter phased array, making it the largest commercial communication satellite ever deployed in low Earth orbit. Plus 11 minutes. The launch window for this launch is razor thin. The target orbit requires exact phasing and there is a need to ensure global coverage. One of the important global orbital parameters is the right extension of ascending node or RAN. It is the angle measured eastward from the vernal equinox to the point where a satellite crosses the equator going north. It defines the orientation of the orbital plane in space. Two satellites with the same inclination and attitude but different RAN are in different orbital planes. By combining RAN spacing or the plane distribution and phasing by way of satellite spacing, constellations achieve near global coverage. To insert satellites into specific RAN slots, launches must occur at precise times when the launch site aligns with the designed orbital plane. This mission is being undertaken as a part of commercial agreement between NSIL and AST and Science LLC, a US-based company. तृतीय और अंतिम चरण का प्रज्वलन जारी है। LVM-3 M6 अपने मिशन की ओर अग्रसर। LVM-3 प्रमोचक यान अपने यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम वाले उपग्रह को निम्न भूकक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशनों में भारत का गौरव बढ़ाने वाले चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, संचार उपग्रह CMS-03 और वाणिज्यिक मिशन में OneWeb India 1, OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक हमने देखा। 13 minutes. यह इस प्रमोचन यान की 6वीं प्रचालनरत उड़ान है और तीसरी वाणिज्यिक उड़ान है। अब तक पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सभी मिशन को पूरा करने LVM-3 रॉकेट इस बार भी सज्ज है LVM-3 M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन को पूरा करने के लिए। अब हम उड़ान से 815 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 526 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Cryostage performance normal. Plus 14 minutes. We are 14 minutes past the launch time. The cryogenic stage presently thrusting. The trajectory of the rocket precisely following the prediction. तृतीय चरण पूर्णतः सामान्य, अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए उद्दिष्ट पथ की ओर जा रहा है और कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कि तृतीय चरण को कक्षा की स्थितियां प्राप्त होने पर स्वतः बंद कर दिया जाएगा और तत्पश्चात हमारे ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। A relative velocity of 7.07 kilometers per second has been acquired so far.
Cryo stage performance normal. The cryo stage is expected to perform till. Cryo stage shut off. And here we have a confirmation of the Satellite shut off injection conditions achieved. The shut off of cryo stage and eager awaiting for the satellite deployment. Bluebird Block 2 satellite separated. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. Handing over to mission director. अभी रेंज निदेशक को आपने सुना. Block 2 spacecraft is successfully injected into the specified orbit. LVM-3 M6 mission is successfully accomplished. ये सभी के लिए हर्ष और उत्साह का पल यहाँ पर, जिसमें इस मिशन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है. We have had a successful mission of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Congratulations to Team ISRO, Team ENSIL and the customers AST Space Mobile. तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अंतरिक्ष में भारत की अब एक और उड़ान, जहां LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को स्थापित किया जा चुका है. कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ये सफल प्रक्षेपण और अब तक का सबसे भारी 6100 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह, जहां स्मार्टफोन में इंटरनेट के लिए टावर की जरूरत अब नहीं होगी. अगली पीढ़ी का ये संचार सैटेलाइट और सैटेलाइट से सीधे अब मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी. बिल्कुल, तो अब सीधा अंतरिक्ष 2 मोबाइल फ़ोन, जहां टावर की ज़रूरत नहीं होगी. स्मार्टफोन में इंटरनेट के लिए अब टावर की ज़रूरत नहीं. 4G 5G संचार सेवाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की उपग्रह की लॉन्चिंग हुई है. अब से अगर सबसे भारी इस पेलोड की बात की जाए, इसे निचली कक्षा ने निचले ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश है वैज्ञानिकों की. सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा कीर्तिमान, एक और युगांतकारी हम देख सकते हैं कदम. स्पेस सेक्टर में इसरो नया इतिहास रचता हुआ, जहां ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार ग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है. और इस लिहाज से तो 4G 5G जो संचार सेवा है वो बिना व्यवधान के कैसे आपके मोबाइल फ़ोन पर और सुचारू रूप से चल पाए. ये अब तक का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका लॉन्चिंग हुआ है, और ये इसरो के वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब हम संचार को व्यवस्थित करते हैं. हेलो महेश. Very good morning to all of you. I am extremely happy to announce that LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of
LVM-3 launch vehicle demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb missions and CMS-3 satellite. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion we have got. This is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. With this mission, India has successfully launched 434 satellites for 34 countries. In today's mission, as I told, all the vehicle systems have performed extremely well. We have also, for the first time, inducted electromechanical actuation control system for the S-200, which is also successfully demonstrated for the first time. This gives us great confidence for the Gaganyaan program. And this achievement is because of the guidance, mentorship given by our elders, the robust review mechanism, hard and smart work of every Department of Space team members, our industrial partners, academia, for their outstanding contribution. On this occasion, let me also thank our mentors for the strong foundation made for us to stand great and accomplish this type of great missions. Also, let me take the opportunity to thank MS-AST Space Mobile for having great confidence on Indian launcher and giving this opportunity for accomplishing this great feat. Even though a launch vehicle mission is a very, very tough job, today, the way the launcher has performed, that demonstrates the confidence and the single-minded devotion and hard and smart work of every members of the space activity. Let me congratulate all the review team members, audit committee members, and the entire elders, all the elders, and our family members on this great occasion. As you all know, the reward for hard work is more work. We are having lot of program in our hand, and we have to accomplish everything perfectly in a very systematic way. Right now, the orbit details are with me. We intended to achieve 520 kilometer circular orbit. What we have got is close to 518.5 kilometer circular orbit. That is the performance of this vehicle. With this, right now, we are having the leaders of Indian space program with me. So first, let me ask the project director and the mission director, Mr. Victor Joseph, to address the gathering. Mr. Victor. Thank you, sir. So, very good morning to everyone. And once again, LVM-3 has risen to the occasion. Respected Chairman ISRO, former Chairman, Center Directors, Senior. तो अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान, एक और नया कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आया इसरो, जहां इसरो प्रमुख ने साफ तौर पर कहा ये
M3 का तीसरा वाणिज्यिक मिशन है और भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में गौरवशाली पल, जहां ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया गया। कमर्शियल कम्युनिकेशन की दुनिया में इस सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण ये बताता है कि 4G 5G नेटवर्क्स के लिए अब टावर की जरूरत नहीं, सीधा अंतरिक्ष की सैटेलाइट की मदद से अब संचार कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सकेगा। तो बिल्कुल अगली पीढ़ी का संचार सैटेलाइट ये, और इस सैटेलाइट से सीधे मोबाइल फ़ोन पर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। अब तक का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, और अब तक का सबसे भारी 6100 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह है। इसको लेकर के स्मार्टफोन में इंटरनेट की अब आपको सीधे तौर पर जो टावर्स है उनकी ज़रूरत नहीं होगी। 4G और 5G संचार सेवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इसरो प्रमुख ने कहा कि ये LVM-3 का तीसरा वाणिज्यिक मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में इसे गौरवशाली पल भी इसरो प्रमुख की तरफ से बताया गया, क्योंकि जैसे ये पल आया उसके बाद वैज्ञानिकों में खुशी की लहर भी आज देखी गई। और ये तस्वीरें भी आपको वहाँ की अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान। और जब हम कनेक्टिविटी और संचार के माध्यम को बहुत सुदृढ़ करने की बात करते हैं, इसरो की कोशिश इस मिशन के जरिए यही थी कि कैसे संचार को, कनेक्टिविटी को मोबाइल के जरिए बिना व्यवधान के किया जा सके। अब तक का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका सफल प्रक्षेपण अब किया जा चुका है। और ऐसे में भारत अब उन देशों में शुमार होता है अंतरिक्ष में कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने के बाद जहां पर वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य एक अलग ही स्तर पर जाता हुआ नजर आता है। और ऐसे में भारत की इस वैज्ञानिक सोच को, खास तौर पर जिन तमाम इनोवेशन, इन्वेंशंस के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप समझिए कि स्मार्टफोन की इस दुनिया में अब बिना इंटरनेट के जब हम सोच ही नहीं सकते थे फ़ोन करना, अब वो सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। और भारत अपने आप में वैश्विक लेवल पर इसरो के जरिए अपने आप को अंकित करता हुआ, परिलक्षित करता हुआ नजर आता है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह की लॉन्चिंग आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर। अंतरिक्ष में एक बार और इतिहास हमने रचा है, जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर अपने आप को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सफल जो लॉन्च है वो ये बताता है कि भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आई है। तो इसरो के तमाम वैज्ञानिकों के बीच खुशी की लहर। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जुड़ रहिए खास शो के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सरम में। आपको बता दें कि कल क्रिसमस है और दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग इसकी खुशियों में डूबे हैं। तो चलिए आज नया सरम में आपको दिखाते हैं क्रिसमस की तैयारियों से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प और जगमगाती तस्वीरें। बिल्कुल, आप इनका आनंद लीजिए कि किस तरह से सांता क्लॉज आपके जीवन में भी खुशियाँ और हर्षोल्लास लेकर आए। फिलहाल नया सवेरा में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और नई खबरों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।